नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में से आपके 70 से लेकर 80% प्रश्न सीधे ही पूछे जाएंगे, यानी आपके एक बड़े पैमाने पर प्रश्न है इस पेपर में से पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वीडियो को शुरुआत में देखते हैं और जैसे ही उनको लगता है कि ये प्रश्न तो आने वाले नहीं है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है। हम जो भी पेपर आपके लिए अपलोड करते हैं 101% इंपॉर्टेंट है और अगर आप पूरा पेपर देख लेते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको सबसे बेस्ट स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए उपयोगी है। आपको बताना है कि पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ है, उसके अंदर आग लगी हुई है, तो उसको बुझाने के लिए किस चीज़ का अपन उपयोग करेंगे? जल, CO2, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा पेट्रोल जैसे पदार्थों में आग बुझाने के लिए अपन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि मृत वनस्पतियों के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं। आपको बताना है कि मृत वनस्पतियों में धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, कार्बनीकरण इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में आने की संभावना है। वनों उन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि हो जाती है वह है, यानी वनों की कटाई के कारण वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो वनों के कारण ही होती है, तो ये तो गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ये पेड़ों की कमी के कारण ही बढ़ती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग होती है। आपको बताना है कि पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई है वो कितनी होती है? तो विद्यार्थियों, 20 mm होती है, यानी ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर 20 mm। ये प्रश्न आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत में ही कहा है कि इस पेपर में से 70 से 80% प्रश्न सीधे ही आएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं। तो माध्य स्थिति के इधर उधर या फिर आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कंपन। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कंपन कहते हैं। तो ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, निम्न में से विद्युत का कुचालक है, इनमें से विद्युत का कुचालक कौन सा है? नींबू का रस, आशुद्ध जल, सिरका, समुद्री जल। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ब रहेगा, आशुद्ध जल। ये विद्युत का क्या है? कुचालक है। बाकी सारे के सारे विद्युत के चालक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, साइकिल हैंडल पर लेपन होता है, यानी साइकिल हैंडल के ऊपर किसका लेपन होता है? तो ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर, क्रोमियम का होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, जब कांच की सड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो सड़ क्या होती है? तो इसमें आपके सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, निम्न में से खरीफ एवं रबी की फसलों की सारणी में लिखिए, यानी इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है? तो इस तरह से सारणी बनानी, एक साइड में खरीफ की और एक साइड में रबी की फसल। इसमें देखोगे तो आपके जो खरीफ की फसल एक तो धान है और एक है मक्का, ठीक है, और रबी की फसल एक इसमें गेहूं और चना। तो इस तरह से ये चारों को अलग अलग आपको बांट देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, आप संचरणीय रोगों का फैलाव किस प्रकार रोक सकते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सीखते एवं खांसते समय अपने नाक और मुंह पर रुमाल रखकर संचरणीय रोगों का फैलाव रोक सकते हैं। संक्रमित जो व्यक्ति है उससे पर्याप्त दूरी बनाकर भी हम संचरणीय रोगों का फैलाव रोक सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के 2 लाभ बताने हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और दूसरा आप क्या बताओगे? इसका उपयोग पूर्ण दहन होता है, यानी इसका उपयोग विषय अवशिष्ट नहीं शेष रहता है। फिर उसके बाद में अगला है कि मान लीजिए दुर्घटनावश
साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए, इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, क्योंकि जूतों तथा गीले फर्श के मध्य घर्षण बल है वो अत्यंत कम हो जाता है। जब हम गीली सतह पर चलते हैं तो यह सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार हम आगे की ओर गति करने के लिए उचित प्रक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है, यानी इनको मिलान करना है, जैसे कि कल्टीवेटर, वेटर, सीड ड्रिल, रहट, हार्वेस्टर। विद्यार्थियों ये आपके आने की पूरी संभावना है, मेरे हिसाब से 100% ये आने की संभावना है। तो विद्यार्थियों इसमें आपको कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर किस काम में आता है? जुताई के काम में आता है, तो जुताई से मिलान कर दीजिए। ठीक है, कल्टीवेटर है ये आपके किससे संबंधित आता है? जुताई से। फिर उसके बाद में सीड ड्रिल ये आपके बुआई से संबंधित, ठीक है। और फिर रहट है ये सिंचाई से संबंधित है, रहट। और हार्वेस्टर है ये आपकी कटाई से संबंधित आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक कहलाती है। ये जो दवाइयाँ होती है ना ये सारी क्या होती है? प्रतिजैविक होती हैं, क्योंकि वो उनकी वृद्धि को रोक लेते हैं। प्रतिजैविक लेते समय अपन को सावधानियां क्या रखनी चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाइयाँ लेनी चाहिए ना, डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, डायरेक्ट अपन को नहीं लेनी चाहिए। और प्रतिजैविक दवा का कोर्स भी अवश्य पूरा करना चाहिए, यानी आधी अधूरी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो फिर वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव हैं वो मरते नहीं हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। जैसे कि पहला है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। असत्य, क्योंकि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद में पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक गैस है। ये भी असत्य है, क्योंकि ये तो प्रदूषक है ही नहीं। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो ये सत्य बात है, क्योंकि कोक है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना आपको करनी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। ऐसे ही प्रश्न आपके इस बार एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। जैसे कि एलपीजी ये पूर्ण रूप से जल जाती है तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ती है। लकड़ी ये जलने में बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न करती है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। तो इस तरह से इनमें आप अंतर बता सकते हैं, तो ये बिल्कुल ईजी है। फिर इसके बाद 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद 18वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, तो इसमें एकल लिखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। कैसा होता है? बाह्य निषेचन। फिर उसके बाद में अगला है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका होता है, अंडा इसमें लिखना, ठीक है। और फिर द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो अलैंगिक जनन इसमें आपको इस बार उत्तर है वो अपने प्रश्न पत्र में ही लिखना है, आपको पता ही है, आप परीक्षा दे रहे हैं इस बार। प्रकृति में विद्यमान किन्हीं 4 मूल बलों के नाम लिखने हैं, तो मूल बलों के नाम लिखने हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल और घर्षण बल। इस तरह से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। अगला है, घर्षण क्या है? घर्षण को घटाने एवं बढ़ाने हेतु एक एक उपाय लिखिए। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। विद्युत लेपन एवं उनके कारण, विद्युत लेपन की विधियां, इनकी आपको व्याख्या करनी है, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र आपको बनाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में 23वां है, ट्रैफिक लाइट और जेब्रा लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं? जीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? 2 कारण बताने हैं। मानव वाक यंत्र का चित्र आपको बनाना है। अगर अथवा में प्रश्न आ सकता है इसमें कि सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। युग्म गर्भ में 2 भिन्नताएं लिखनी है। वर्ण कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर 24वां प्रश्न है, यौन आरंभ के समय होने वाले किन 4 शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करना है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यौन आरंभ के समय शारीरिक परिवर्तन है, कोई 4 शारीरिक परिवर्तनों का आपको वर्णन करना है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। मैं हर पेपर में इसके बारे में बोलता हूँ, आपको याद तो करना ही
पड़ेगा। जैसे कि आप इसमें लंबाई में वृद्धि बता सकते हैं, शारीरिक आकृति में वृद्धि या परिवर्तन बता सकते हैं, स्वर में परिवर्तन बता सकते हैं, स्वेद और तेल ग्रंथियों में वृद्धि, ये भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आपके साइंस का पेपर मैंने बताया है। बिल्कुल इसी टाइप का आपके क्वेश्चन पेपर आने वाला है विद्यार्थियों। ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।